हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को कवर करना स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका जो चैप्टर था ऑन फॉरेस्ट कवर उसकी बात करी थी और हमने समझा था कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है और उसके बारे में जितना भी डेटा था पूरे स्टेट वाइज यूटी वाइज वो सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स का फॉरेस्ट कवर है वो कैसा है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का कैसा है, जो मेगा सिटीज़ हैं उनका कैसा है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंड में बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अबाउट दी मैनग्रोव कवर। तो मैनग्रोव कवर को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा इस सीरीज़ में। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑन द मैनग्रोव कवर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैनग्रोव्स क्या है। वैसे तो जनरल हमें आइडिया है कि व्हाट आर मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स की अगर हम बात करें तो मैनग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। सॉल्ट टॉलरेंट मतलब जो सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर सॉल्ट पाया जाता हो, तो वहाँ पर इस तरीके के प्लांट जो है वो उग सकते हैं। और ये जनरली आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। सॉल्ट टॉलरेंट रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में पाए जाएंगे, है ना, क्योंकि कोस्ट के आसपास आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है, तो वहाँ पर ये पाए जाएंगे। और साथ ही साथ इंटरटाइडल रीजन्स में, इंटरटाइडल रीजन्स मतलब वो होते हैं कि जहाँ पर टाइड्स जब आती हैं, मतलब ऐसा एरिया कि जहाँ पर पानी तब आएगा जब हाई टाइड होगी और लो टाइड होगी तब पानी नहीं आएगा, दैट इज नोन एज एन इंटरटाइडल रीजन। तो सच एरियाज आर करेक्टराइज बाय हाई रेनफॉल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 1000 से 3000 मिलीमीटर के आसपास, और टेम्परेचर जो है वो अराउंड मॉडरेट टेम्परेचर रहता है 26 to 35, मतलब ऑन द हायर साइड ऑफ द मॉडरेट आप कह सकते हैं 26 to 35, और बारिश थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैनग्रोव स्पीसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेशंस उनमें किया होता है, क्योंकि वो सॉल्ट टॉलरेंट है तो अडेप्टेशंस उनमें होगा तभी वो उस चीज़ को टॉलरेट कर पाएंगे। और क्योंकि वो वाटर लॉक्ड सॉइल्स, मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पर हाई सैलिनिटी है, मतलब सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंटली वहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं, उसको भी सर्वाइव कर पाएंगे। और जो टाइडल सर्जेस होती है, जो टाइड्स वगैरह आने की वजह से जो सर्जेस होती है, उसको भी ये क्या कर सकते हैं, मतलब टॉलरेट कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस किए हुए होते हैं। इसके बाद अगर बात करें मैनग्रोव्स इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कोस्टल डाइवर्सिटी है उसके लिए मैनग्रोव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो दे एक्ट्स एज द बायोशील्ड अगेंस्ट द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब जब एक्सट्रीम कोई वेदर इवेंट होता है कोस्टल रीजन में तो वहाँ पर ये बायोशील्ड की तरह भी काम करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन जो है प्राइमरीली रूरल, वो मैनग्रोव इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। किस लिए? फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ बायोमास डिपेंडेंट लाइवलीहुड, वही अपनी लाइवलीहुड वगैरह के लिए भी जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैनग्रोव्स अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया इसलिए बन जाता है। अब बायोटिक प्रेशर्स और नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, किस में? नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं मैनग्रोव के इकोसिस्टम को। मतलब इकोसिस्टम को, जो मैनग्रोव का इकोसिस्टम है उसको क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब ग्रोइंग लैंड रिक्लेमेशन फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़्यादा लैंड चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनग्रोव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी हमें लैंड चाहिए। अलोंग द कोस्ट लाइन, मतलब कोस्ट लाइन के अलोंग हम इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम मैनग्रोव्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है मैनग्रोव्स में, तो उसकी वजह से भी इसको प्रॉब्लम पहुंच रही है। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो भी मैनग्रोव्स में जा रहा है, तो उससे भी इसको नुकसान हो रहा है। अब कुछ अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी हैं, ये तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब कि जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, अनट्रीटेड जो उसमें वेस्ट जा रहा है वो। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि रिवर ट्रेनिंग, मतलब रिलेटेड टू रिवर ट्रेनिंग कुछ अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ नेचुरल इरोजन हो रहे हैं, कुछ एक्रीजन हो रहा है। ठीक है, उससे भी क्या हो रहा है कि मैनग्रोव की हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, और ये सारी चीज़ें मैनग्रोव के ऊपर नुकसान पहुंचा रही हैं या उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, और इंटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं ताकि मैनग्रोव
के सर्वाइवल की तरफ को क्या किया जा सके, ध्यान दिया जा सके। अगर हम वर्ल्ड वाइड मैनग्रोव कवर की बात करते हैं तो जो हमारी GFRA थी, जो बेसिकली सारे के सारे देशों का एक फॉरेस्ट कवर के बारे में बताती थी, जिसमें हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि सारे के सारे देशों का एक डेटा जो है वो GFRA से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में अराउंड 14.79 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एरिया है, 13 कंट्रीज में फैला हुआ जो एरिया है वो मैनग्रोव का है। कितना? 14.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे कम है, ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट मैनग्रोव है वो कहाँ पर है? एशिया में, लगभग 5.55 मिलियन हेक्टेयर्स का। उसके बाद अफ्रीका में आ जाता है नंबर 2 पर। नंबर 3 आपका आ जाता है नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, जो कि 2.57 मिलियन हेक्टेयर्स है। और इसके अगला आ जाता है साउथ अमेरिका, दैट इज 2.13 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो याद रखिएगा। सबसे पहले एशिया, देन वी हैव अफ्रीका, देन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, और फिर उसके बाद साउथ अमेरिका। ओशियनिया की अगर हम बात करें, ओशियनिया मतलब आपका जो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला और जो उसके आइलैंड्स हैं उसका जो एरिया है, वहाँ पर स्मॉलेस्ट आपको एरिया मिलेगा मैनग्रोव्स का, दैट इज़ 1.30 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास। और 40% अगर हम 40 मतलब टोटल मैनग्रोव की अगर हम बात करें तो 40% से ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज़ में है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया विच इज़ एन एशियन कंट्री, उसके बाद ब्राज़ील की बात कर लेंगे विच इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री, नाइजीरिया की बात कर लेंगे अफ्रीकन कंट्री, और मैक्सिको अगेन नॉर्थ अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिका कंट्री। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री माना जाता है इसको। तो इन 4 देशों में जो है वो 40% से ज़्यादा क्या है, मैनग्रोव्स है। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स की अगर हम लोग बात करें तो मैनग्रोव्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनग्रोव्स जो है वो कांस्टेंट प्रेशर फेस कर रहे हैं। किस वजह से? एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है कोस्टल एरियाज़ में। अब ह्यूमन पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उनके लिए सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह भी होगा तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो उसमें एक तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैनग्रोव्स को, और साथ ही साथ राइजिंग डिमांड फॉर लैंड, टिम्बर, फॉडर, फ्यूल वुड एंड अदर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से मैनग्रोव्स के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा नाम पढ़ने में टिपिकल है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि एवेसिनिया ऑफिसिनालिस, रिजोफोरा म्यूक्रोनेटा, सोनोरेशिया एल्बा। ठीक है, अब ये नाम देने का पीछे मकसद क्या था, ये आपको नाम कोई इनकी स्पेलिंग याद रखनी है या ऐसा नहीं है। कभी कभी आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखा होगा, स्पेशली यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, वो आपको इनमें से 2-3 नाम उठा के दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि व्हाट आर दीज, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर नथिंग बट द स्पीशीज ऑफ मैनग्रोव्स। बस इतने के लिए ये सारे के सारे नाम दिए गए हैं, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इंडिया में आते हैं तो बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, उस पे जो लोकेटेड है दैट इज सुंदरबन, आपने सुना होगा, बहुत फेमस जगह है सुंदरबन, बे ऑफ बंगाल में है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैनग्रोव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में सुंदरबन कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, और है क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव का सिंगल पैच। ठीक है, कितने एरिया में फैला हुआ है, लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बांग्लादेश और इंडिया में, उसमें ये फैला हुआ है। और ये फर्स्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट था इन द वर्ल्ड विच वॉज ब्रॉट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अर्ली एज इन 1892। 1892 में जो है इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत ले लिया गया था। सबसे बड़ा है वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट पैच, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जो ये रिपोर्ट आई है ISFR 2021 की, उसने मैनग्रोव के बारे में क्या बोला है उसकी हम लोग अगर बात करें तो ISFR की रिपोर्ट ये बोलती है कि मैनग्रोव कवर इन द कंट्री जो है वो कितना है, लगभग 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे टोटल जोग्राफिक एरिया का सिर्फ 0.15% है। ठीक है, हमारा टोटल जोग्राफिक एरिया
लगभग आप कह सकते हैं 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं भी हो इतना भी चलेगा, 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। उसमें से 4,992 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, मैनग्रोव है, जो कि 0.15% बैठता है। इसके बाद आगे बात करेंगे वेरी डेंस जो है, मतलब इस 4,992 का भी फिर क्लासिफिकेशन दिया गया है। वेरी डेंस है लगभग इतना 1475 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली डेंस की बात करें तो 1481 है, और ओपन मैनग्रोव्स की बात करें तो 2036 है। जैसे हमने फॉरेस्ट में बात करी थी, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, सिमिलरली यहाँ पर भी दिया गया है वेरी डेंस मैनग्रोव्स, मॉडरेटली डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट और ओपन मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा ओपन है, ठीक है, 40% के आसपास। सेकंड नंबर पर आपका मॉडरेटली डेंस आ जाता है 29.67, और फिर आ जाता है 29.55% ऑफ वेरी डेंस। ठीक है, देयर हैज बीन अ नेट इंक्रीज, मैनग्रोव में थोड़ा सा ये है कि इंक्रीज हुआ है, 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है 2019 के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो। और कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है वो दो स्टेट्स हैं। पहला है उड़ीसा जहां पर 8 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, और दूसरा स्टेट्स है महाराष्ट्र जहां पर 4 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। मतलब 8 और 4 12 तो यही हो गए, और बाकी 5 जो है वो और अलग अलग जगह पर है। वो सारा डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, अभी देखते हैं उसको आगे। पहले यहाँ पर यह दिया गया है कि मैनग्रोव का हमने देख लिया कि उड़ीसा में इंक्रीज हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहला ये है कि एक तो नेचुरल रीजनरेशन, मतलब हमने उसको, जो मैनग्रोव डिग्रेड हो गया था, जो मैनग्रोव खराब हो रहा था, उसको हमने क्या किया है, नेचुरल तरीके से उसको रीजनरेट किया है। साथ ही साथ प्लांटेशन एक्टिविटीज़ की गई हैं सूटेबल लैंड पे, जैसे कि बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब नदियों के किनारे, जो नदियों के तट होते हैं वहाँ पर हमने प्लांटेशंस वगैरह किए हैं। साथ ही साथ जो इंटरटाइडल मड फ्लैट्स एसोसिएटेड विद द एरियाज़, वहाँ पर भी हमने किए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि मैनग्रोव एरिया थोड़ा सा रीजनरेट हुआ है, यहाँ पर बढ़ा है। महाराष्ट्र में जो मैनग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है वो जनरली नेचुरल रीजनरेशन की वजह से हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे कभी पूछी जा सकती हैं। अगर आप मान लीजिए कोई लोग उड़ीसा से हैं या कोई लोग महाराष्ट्र से हैं और वो अपने स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या यूपीएससी की बात करें तो इंटरव्यू वगैरह में कभी जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके वहाँ जो ये मैनग्रोव्स हैं ये बड़े हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो रीज़न आप लोगों को पता होने चाहिए, और बाकी लोगों के लिए भी ठीक है, पता तो होना चाहिए, सभी को चाहिए। साथ ही साथ जो है वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। ठीक है, जो बंगाल से हैं उन लोगों को पता होगी ये साउथ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना इसको बोलते हैं, वहाँ पर भी मैनग्रोव कवर में इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके बाद अब ये देख लीजिए 2021 के असेसमेंट के हिसाब से ये 12 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, और कहाँ पर कितना मैनग्रोव पाया जाता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, टोटल मैनग्रोव का आपको इस कॉलम में दिख जाएगा, ओपन मैनग्रोव, मॉडरेटली, वेरी डेंस, ये कैटेगरी वाइज भी आपको दिख जाएगा। और चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक राज्य दिख रहा है, दैट इज़ गुजरात, जहाँ पर मैनग्रोव कवर 2019 के मुकाबले कम हुआ है। ठीक है, बाकी या तो राज्यों में सेम रहा है या फिर बढ़ा है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं इंक्रीज़ है, गोवा में देयर इज़ एन इंक्रीज़, देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन कर्नाटक, देयर इज़ इंक्रीज़ इन महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, तो आपको बता ही दिया था। साथ ही साथ आपके वेस्ट बंगाल में इंक्रीज़ है, साउथ 24 परगना की हमने बात करी। और बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरला है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, यहाँ पर कोई इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला है। बट इंपॉर्टेंट है ये गुजरात, जहाँ पर हमें डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे तो ये सारा का सारा डेटा आपको इस डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास मैनग्रोव है, मैंने आपको टोटल मैनग्रोव का एक वैल्यू बताई थी, दैट इज़ 4992 स्क्वायर किलोमीटर का हमारे पास मैनग्रोव है। और उसमें से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना है। सबसे ज़्यादा अगर आप मैनग्रोव देख लें तो दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल, और वो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, दैट इज़ वी हैव सुंदरबंस, है ना। इंडिया में जो सुंदरबंस हैं वो वेस्ट बंगाल के रीजन में आते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपका गुजरात आ जाता है 23.54% के साथ।
उसके बाद आप वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वी हैव 12.34% अंडमान एंड निकोबार। फिर अब उसके बाद आपके पास आंध्र प्रदेश आ जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा है, और बाकी फिर कुछ और छोटे छोटे हैं, जैसे महाराष्ट्र आपका 6.5% के आसपास है, 5.19% के साथ उड़ीसा है, और बाकी आपके कुछ बहुत छोटे छोटे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर कुछ मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जैसे कि दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरला, है ना। ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, तमिलनाडु। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका गुजरात है, उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार है, देन वी हैव महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये कम से कम जो 5 मेजर सिग्निफिकेंट है उनको तो आप ज़रूर याद रखिएगा, और इनका ऑर्डर भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था, शॉर्ट वीडियो था क्योंकि मैनग्रोव के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। एक चैप्टर था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगले पार्ट में हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो रहेगा नया चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि इस बार एक नया चैप्टर इसमें ऐड हुआ है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में। वो ये है कि जो टाइगर रिजर्व्स एरियाज़ हैं और जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं, मतलब जो 2 रिजर्व्स को जोड़ते हैं, जो उनका पैसेज होता है उसको टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर की क्या स्थिति है वो हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे बाकी सारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो एक होलिस्टिक तरीके से हो सके। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम लोग टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर के एरियाज़ में फॉरेस्ट कवर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।